अस्सलामुअलैकुम। बेटा मैं अपने नेक्स्ट डिस्कशन लेक्चर के साथ स्टार्ट करने लगा हूँ। मैं आपसे डिस्कस कर रहा था मई जून 2024 और उसका वेरिएंट 42। मैंने आपके साथ 4 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। आज हम लोग अपना 5th क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यहाँ से स्टार्ट करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा क्या बोलता है। कहता है Nitrosyl chloride NOCl can be formed by reaction between nitrogen monoxide and chlorine as shown। एक रिएक्शन दिया है जिसमें नाइट्रोसाइल क्लोराइड बनाया है उसने, ठीक है। द इनिशियल रेट ऑफ दिस रिएक्शन इन्वेस्टिगेटेड इज स्टार्टिंग विद डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NOCl2। द रिजल्ट्स obtained are shown in table 5.1। आपको एक टेबल दिया हुआ है जिसमें कॉन्सेंट्रेशंस दी हुई हैं और इनिशियल रेट दिया हुआ है। आपको नज़र आ रहा होगा ये। अच्छा, मैं आपको याद है लेक्चर्स के अंदर एक बात बताई थी मैंने आपको कि आपसे अक्सर ये सवाल पूछता है कि कॉन्सेंट्रेशन और रेट गिवन हो तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालो, ठीक है। तो ये भी एक टेक्निक है जिससे आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं बेटा। कहता है यूज द डेटा इन द टेबल 5.1 टू डिड्यूस द रेट इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन। रेट इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन। अच्छा, रेट इक्वेशन हमने निकालनी है तो सवाल ये है कि रेट इक्वेशन से उसका मतलब क्या है। उसका मतलब ये है कि आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालें। क्यों? क्योंकि जो रिएक्टेंट रेट को इफेक्ट नहीं करते उन्हें रेट इक्वेशन में नहीं लिखते। तो पहली बात हमें यह पता करनी पड़ेगी कि रेट इक्वेशन में कौन से रिएक्टेंट आएंगे, एक बात। दूसरी बात, रेट इक्वेशन में कॉन्सेंट्रेशंस की पावर किसे रिप्रेजेंट करती है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को। तो इसका मतलब यह है आपको एक रेट इक्वेशन बनाने के लिए पहले आपको विद रिस्पेक्ट टू ईच इंडिविजुअल रिएक्टेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना पड़ेगा। निकाल लेते हैं। लेट्स सी, फर्स्ट रो को अपना स्टैंडर्ड बना लें। बना लिया। अब आए चेंजेस चेक करते हैं। देखो ये कांस्टेंट है, यहां चेक करें ये कितने टाइम्स चेंज हो रहा है। आप इसे कैलकुलेटर में चेक कर सकते हैं। 0.025 और इंटू 3 कर बेटा, तो ये आ रहा है तुम्हारे पास 0.075, यानी ये 3 टाइम्स आपने चेंज किया है। 3 टाइम्स चेक करें। इसके 3 टाइम चेंज करने से आपका रेट कितने टाइम्स चेंज हो रहा है। लेट मी टेल यू, 3.32 10 raised to power -1 divided by 3.68 10 raised to power -2। ये आ गया मेरे पास 8.99 यानी 9। इसका मतलब ये हुआ ये 9 टाइम चेंज हुआ है। अब आप सोचें, अगर कॉन्सेंट्रेशन आप 3 टाइम चेंज करें और आपका रेट 9 टाइम चेंज हो रहा हो तो व्हाट डज इट मीन? इट्स सेकेंड ऑर्डर। एक डिसाइड हो गया। अब आ जाते हैं लास्ट वाली पे। एक दफा जिसका ऑर्डर निकालने मैंने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस के अंदर ही बताया था कि उसे लिख लिया करें और उसे भूलिएगा मत, वरना गड़बड़ी हो जाएगी। आ जाएं। अब देखिए उसने दोनों चेंज किए। अगर आप फर्स्ट रो को थर्ड रो से कंपेयर करें तो उसने दोनों चेंज किए। जो आपको पता है पहले वो देख लें। ये आपको पता है, ठीक है। ये इसने किया है 2 टाइम्स। ये आपको मालूम करना है, कोई बात नहीं। पहले तो जो आपको पता है वो देख लेते हैं। बताएं, अगर NO सेकेंड ऑर्डर है और इसे आप 2 टाइम्स चेंज कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको रेट 4 टाइम्स बढ़ाना चाहिए। बिल्कुल, आप इस रेट को 4 टाइम्स बढ़ा दें। किसकी वजह से? तो मैंने आपके सामने लिखा 3.68 10 रेज टू पावर -2 इंटू 4। बेटा ये मेरे पास आंसर आ रहा है 0.1472। मेरे पास आंसर आया 0.1472। अगर इस बॉक्स में 0.1472 लिखा होता
तो ऑटोमेटिकली Cl2 जीरो हो जाता है, नहीं लिखा हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि दिस चेंज इज बिकॉज ऑफ दैट चेंज। अब ये कितने टाइम्स चेंज हुआ है बेटा? ये 4 टाइम चेंज हुआ है। देख लें आप, इंक्रीज हुआ है 4 टाइम। आपके पास जो आंसर आया है आप उसे 4 टाइम इंक्रीज करें, यही आंसर आ जाएगा। ये देखें, इंटू 4 किया मैंने तो मेरे पास आंसर आ गया 0.5888। तो अगर मैं उसे 5.88 या 5.89 ले लूँ तो यही आंसर आ रहा है। अब आप बताएं, आपकी कंसंट्रेशन 4 टाइम चेंज करने से अगर रेट 4 टाइम चेंज हो रहा, व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स इट इज फर्स्ट ऑर्डर। एक आखिरी बात देखो, 3.68 10 रेज टू पावर -2 इंटू 16 करो। गौर से देखिएगा, मैं ये इसलिए बता रहा हूं। देखो, अगर आप फर्स्ट और थर्ड रो को कंपेयर करें, एहतियातन एक चीज़ बता रहा हूँ। देखो, 4 टाइम इसकी वजह से, 4 टाइम इसकी वजह से, आप चेक करें आपका रेट 16 टाइम चेंज हुआ है। रेट सही है, गौर से देखें, कंफ्यूज ना हो जाए, उस तरफ लिख देता हूँ। ये देखें दोबारा से, यहाँ से यहाँ तक का रेट कितने टाइम्स चेंज हुआ है बेटा? 16 टाइम, क्योंकि 4 टाइम इसकी वजह से, 4 टाइम इसकी वजह से। अब ना ये आपको लिखना है, तो अब पहले आप रेट इक्वेशन लिख लें। आपने लिखा रेट इज इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO का स्क्वायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्लोरीन। दैट्स इट, ये होगी रेट इक्वेशन। अब आप उसकी एक्सप्लेनेशन लिख लें बेटा। क्या? एक्सपेरिमेंट 1 एंड एक्सपेरिमेंट 2, ठीक है। concentration of Na increased by thrice, rate is increased by 9. Hence, with respect to concentration of NO, it is second order. अब आ जाओ बेटा, experiment 2 and experiment 3, ठीक है। concentration of experiment 1 and experiment 3, यहाँ देखिएगा बेटा, experiment 1 and experiment 3, concentration of chlorine was increased by 4 and the rate was increased by 4 times and overall rate increased by 16 because of concentration of NO2 was also increased by 2। तो आपका ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 3 हो गया, इंडिविजुअली सेकंड और फर्स्ट हो गया बेटा। आगे चलते हैं, कहता है यूज योर रेट इक्वेशन फ्रॉम A1 एंड डेटा फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट 1 टू कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट। तो बेटा निकाल लो इसको, के बराबर होगा रेट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO का स्क्वायर और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्लोरीन, ठीक है। एक्सपेरिमेंट 1 में आपका रेट कितना है बेटा? 3.68 10 टू पावर -2 अपॉन
कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO कितनी दी हुई है आपको एक्सपेरिमेंट 1 में? 0.025। आपने लिखा 0.025 का स्क्वायर, और क्लोरीन की कितनी दी हुई है बेटा? 0.015। 0.015। तो बेटा सिंपल सा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। 3.68 10⁻⁻² डिवाइडेड बाय 0.025 का स्क्वायर लिख दिया मैंने, और 0.015 दिया हुआ है मैंने, इज इक्वल टू का बटन दबाया तो मेरे पास आ रहा है 3925.333 समथिंग। ये मेरा आंसर आ रहा है, हो सकता है गलत हो, आप खुद से सॉल्व करके देखें बेटा। तो ये आ रहा है 3925.33 एंड सो। अब आते हैं इसके यूनिट्स के ऊपर बेटा। यूनिट्स देख लें, ऊपर है मोल पर डीएम क्यूब पर सेकेंड, नीचे हो जाएगा मोल पर डीएम क्यूब का क्यूब होगा ना, तो इससे ये हटाओ तो 2 बचा। अब आप यूनिट निकाल लें, मोल का स्क्वायर ऊपर जाके मोल -2 सेकेंड -1 2 3 6 डीएम हो जाएगा 6 बेटा। हो गया यूनिट्स। सब छोटी छोटी बच्चों वाली चीजें, आई होप। कहते हैं बी पे, NO2Cl is another compound containing nitrogen, oxygen and chlorine। ठीक है, in sunlight NO2Cl can undergo homolytic fission। सबसे इंपॉर्टेंट बात, होमोलिटिक फिशन का मतलब ये होता है बेटा कि वो फ्री रेडिकल्स बनाता है और बिल्कुल इक्वली बीच से ब्रेक होता है। ठीक है, AS लेवल फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में डिटेल से पढ़ा। To release chlorine radical which can catalyze the conversion of ozone into oxygen। ये बिल्कुल हमने ओजोन डिप्लीशन के अंदर इक्वेशंस भी पढ़ी हुई हैं बेटा, AS लेवल पोल्यूशन वाले टॉपिक के अंदर। कंप्लीट द मैकेनिज्म फॉर दिस प्रोसेस। ओके, इनिशिएशन से होमोलिटिक फिशन शो करनी। अगर आपको इसमें होमोलिटिक फिशन शो करनी है और आपको ओजोन डिप्लीट करनी है, तो देखो बेटा ओजोन डिप्लीट किससे होती है, पहले प्रोपगेशन स्टेप्स कर लेते हैं। ओजोन डिप्लीट करने के लिए आपको क्लोरीन फ्री रेडिकल चाहिए। ये क्लोरीन फ्री रेडिकल दोबारा से एक फ्री रेडिकल बनाता है और O2 बनाता है। आप ये इक्वेशंस ओ लेवल से पढ़ते हुए आ रहे हैं ओजोन डिप्लीशन। ठीक है, उसके बाद ClO दोबारा ओजोन से कंबाइन होता है और वापस से कैटलिस्ट प्रोड्यूस करता है Cl, और साथ में 2O2 प्रोड्यूस करता है। अच्छा, मैंने बाद वाले स्टेप्स पहले क्यों कर लिए, ताकि आपको समझ में आ जाए ऊपर वाली बात। इनिशिएशन स्टेप के अंदर होमोलिटिक फिशन में क्या क्या बनेगा, तो डेफिनेटली एक तो मुझे फ्री रेडिकल चाहिए जो जाके ओजोन को ख़राब करे, तो दूसरा ऑटोमेटिकली एक रह गया फ्री रेडिकल NO2, दिस वन। हो गया बेटा। नेक्स्ट देखो, आपसे क्या बोलता है, रेट द रेट ऑफ रिएक्शन इज the rate of reaction is first order with respect to O3 and first order with respect to NO, दोनों से फर्स्ट ऑर्डर है। ठीक है, suggest equation for a two step mechanism for this reaction। देखो बेटा, दोनों फर्स्ट ऑर्डर हैं, तो आपकी स्टेप्स के अंदर पहली बात तो ये ख्याल रखनी है कि किसी एक स्टेप में ये दोनों एक साथ एक एक दफा है 1:1 के रेशो में आया, ताकि फर्स्ट ऑर्डर प्रूव हो जाए। नंबर वन, ये फर्स्ट ऑर्डर बोल रहा है और ये फर्स्ट ऑर्डर बोल रहा है। ठीक है, तो आपको मैंने डिस्कशन के अंदर भी ये बातें बताई थी कि आपका जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है वो आपके स्टोइक्योमेट्रिक रेशो के साथ कंसिस्टेंट होना चाहिए। सही है, तो हमने इसका मैकेनिज्म बनाना है। दूसरी बात का क्या ख्याल रखना है आपने बेटा, दूसरी बात ये ख्याल रखनी है कि आपकी ओवरऑल इक्वेशन वही होनी चाहिए जो उसके स्टेप्स को मर्ज करके ओवरऑल इक्वेशन वही होनी चाहिए जो उसने शुरू में दी हुई। यानी अगर आप अपने स्टेप्स को मर्ज करें और ये इक्वेशन ना आए, इसका मतलब है आपने गड़बड़ी की। ठीक है, तो लेट मी सी, चेक करें। देखिए बेटा, रिएक्टेंट साइड पर ओजोन एक दफा है, NO2 दो दफा है। ठीक है, तो चलो एक एक दफा तो लिख लूं ना। मैंने लिखा O3 और साथ में लिखा मैंने NO2। तो अगर मैं O3 और NO2 लिख दूं ए, तो आप देखें एक दफा मैं ओजोन को ले आया और एक दफा मैं किसको ले आया, NO को ले आया, NO2 को ले आया। अब देखिए मेरे पास क्या बच रहा है, यहाँ मेरे पास होगा बेटा NO3 कर देता हूं,
और O2 कर देता हूं। अब ख्याल रखिएगा, ये एक दफा आ गया, ये एक दफा आ गया और ये भी एक दफा आ गया। O3 एक दफा आ गया, NO2 एक दफा आ गया और प्रोडक्ट साइड पे O2 भी आ चुका। अब क्या रहता है सुने, अब मेरे पास रहता है एक NO2 और बस, और बाकी सब कुछ है। तो आप सोचें, NO3 तो मुझे हटाना है, तो मैं क्या करता हूं, मुझे एक NO2 और चाहिए ना। मैंने लिखा NO3 और मुझे एक NO2 और चाहिए, दो है ना, एक और चाहिए। तो मैंने यहाँ लिखा एक दफ़ा फिर से NO2, और मुझे NO3 इस इक्वेशन में नहीं चाहिए क्योंकि ओवरऑल इक्वेशन में NO3 नहीं है, तो मैं अक्रॉस को कैंसिल कर दूंगा ना। तो ये बचेगा मेरे पास, मिला दूं इसको तो ये हो जाएगा N2, दो नाइट्रोजन हो गए और O5 हो गया, ये भी आ गया। अब देखो, अगर मैं इसकी ओवरऑल इक्वेशन तो क्या होगा, इससे ये कैंसिल होगा और मेरे पास ओवरऑल इक्वेशन वही बनेगी जो ऊपर वाली है। एक बात, इसने पूछा नहीं, लेकिन अगर वो पूछता कि इसमें से रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बताओ, तो उसने कहा है ना कि फर्स्ट ऑर्डर तो एक एक दफ़ा होना चाहिए। तो आप फर्स्ट स्टेप के अंदर देखें, ये भी एक दफ़ा आ रहा है और ये भी एक दफ़ा आ रहा है। इसका मतलब है अगर वो पूछता कि इसमें से रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा है, तो मैं स्टेप 1 बोलता, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। और रीज़न क्या लिखता कि दिस स्टेप इज the ratio of this step, the mole ratio of this step या the stoichiometric ratio of this step is consistent with the rate equation। तो रेट इक्वेशन यही होती है ना सी, जिसमें एक दफा O3 होता और एक दफा NO2 होता। पूछा नहीं है, पूछता है, इसलिए मैं बता दिया। नेक्स्ट देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 पे आता हूं। Aqueous solutions of methanoic acid and propanoic acid are mixed together, दोनों को मिक्स किया। An equilibrium is set up between two conjugate acid base pair. Define conjugate acid base pair। तो बेटा, part of an acid when it donates a proton, conjugate base, और part of a base when it accepts a proton, conjugate acid। तो definition पूछ रहा है, आपने लिखा part of an acid when it donates a proton, बेटा part of a base when it accepts a proton are called conjugate base, conjugate acid respectively। चले, कहता है द pKa ऑफ मीथेनोइक एसिड इज दिस और pKa ऑफ प्रोपेनोइक एसिड इज दिस। अच्छा याद रखिएगा, अगर pKa हायर है, ज्यादा है, इसका मतलब है एसिड वीक होगा, ठीक है। और Ka ज्यादा हो तो एसिड स्ट्रॉन्गर होता है। इसका मतलब ये हुआ मीथेनोइक एसिड स्ट्रॉन्गर है और प्रोपेनोइक एसिड वीकर है बेटा, ठीक है। सिंपल, ये सब लेक्चर के अंदर डिटेल से पढ़ चुके हो। कंप्लीट द इक्वेशन फॉर ब्रोंसिलोरी इक्विलिब्रियम बिटवीन द स्ट्रॉन्गर ऑफ दीज टू एसिड। इसमें स्ट्रॉन्गर कौन सा है, मीथेनोइक एसिड। तो मीथेनोइक एसिड बनाएंगे, ठीक है, HCOOH। तो ये हो जाएगा HCOO नेगेटिव और H3O पॉजिटिव, बन गए कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। ये हो गया आपका एसिड, इसने प्रोटॉन डोनेट किया, कॉन्जुगेट बेस, इसने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया तो बेस, और बेस प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के बाद कॉन्जुगेट एसिड। राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर द ब्यूटेनोइक एसिड। तो बेटा ब्यूटेनोइक एसिड की डिसोसिएशन क्या होगी? अबे ये क्या कर रहा है, देखो बेटा, सी
H3CH2CH2COOH जब डिसोसिएट होगा बेटा तो ये देगा CH3COO। अबे बार बार इथेनोइक एसिड याद आ रहा है। CH3CH2CH2COOH और H प्लस COO नेगेटिव, ठीक है, COO नेगेटिव और प्लस क्या बनेगा इस, तो बना लो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। अब आप देखो आपके प्रोडक्ट में क्या है बेटा, आप कहेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3 CH2COO नेगेटिव H पॉजिटिव और CH3CH2CH2COOH। ये हो गया के ए एक्सप्रेशन, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट बेटा। द पी के ए ऑफ दिस इज 4.82। हाँ तो ऊपर दिया हुआ था उसने, ये रहा 4, अच्छा 4.8, 1 2 3 4, ऊपर कह रहा है 1, अच्छा वो प्रोपेनोइक है, ये ब्यूटेनोइक है, ठीक है। 1 2 3 4 ठीक है, तो ये ब्यूटेनोइक है। और जो ऊपर उसने मैं समझ दो अलग अलग कैसे कर दी, ये प्रोपेनोइक है ना, सही है, और ये ब्यूटेनोइक है, क्यों, क्योंकि इसमें कार्बन कितने कर दिए उसने, 4। कहते हैं द पीके ऑफ ब्यूटेनोइक एसिड इज दिस, ठीक है, सोल्यूशन ऑफ ब्यूटेनोइक एसिड इज अ पीएच दिस, कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन। तो बेटा सबसे पहली बात तो आपको पता है ना, पी के ए बराबर होता है माइनस लॉग के ए। तो पहले लॉग निकाल के ए निकाल लो। अच्छा क्यों निकाल लो, क्यों इसलिए निकाल लो कि वीक एसिड के लिए कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन निकालने के लिए अंडर रूट के ए इंटू सी होता है। आपसे कंसंट्रेशन पूछ रहा है, तो बेटा सी कैसे निकालोगे, आप बोलोगे H प्लस, इसको स्क्वायर कर दो, अंडर रूट को हटा दोगे स्क्वायर से तो के हो जाएगा, दैट्स इट। तो मसला ये है कि पहले तो मुझे के चाहिए, फिर H प्लस आइन पीएच से निकाल लूंगा, तब जाके मेरे पास कॉन्सेंट्रेशन आएगी। तो पहले के निकाल लेता हूँ पी के से। पी के दिया हुआ है 4.82 इज इक्वल टू माइनस लॉग के ए, माइनस लॉग वहाँ ले जाओ तो 10 रेज टू पावर -4.82 इज इक्वल टू के ए, 10 रेज टू पावर -4.82 बेटा। ये मैंने किया तो मेरे पास आ रहा है के ए 1.5135, 1.514 कर देता, 10 रेज टू पावर -5, ये आ गया मेरे पास के ए, ठीक है। आगे चलता हूँ, देखिएगा, अब निकाल लेता हूँ पी एच, एच प्लस। तो पी एच इज इक्वल टू माइनस लॉग एच प्लस आइन बेटा, पी एच मुझे दी हुई है 3.25 इज इक्वल टू माइनस लॉग एच प्लस आइन बेटा, इसे वहाँ ले जाओ, 10 रेज टू पावर -3.25 बराबर हो जाएगी एच प्लस आइन के। अब आप सोचो, आपके पास के ए भी आ गया, आपके पास एच प्लस आइन भी आ जाएगा, तो आप कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हैं ना। तो मैंने कहा 10 रेज टू पावर -3.25, तो लिखा ही नहीं मैंने रिजवान, -3.25, ये आ रहा है मेरे पास 5.62 इंटू 10 रेज टू पावर -4। दोनों आंसर आ गए मेरे पास। आप कैलकुलेशन खुद से किया करें, ठीक है, हाँ, हो सकता है मैं कैलकुलेटर में कभी गड़बड़ कर दूं या ऐसा वैसा, तो आपको पता होना चाहिए ना। तो कंसंट्रेशन तो आप जब खुद से करेंगे तो चीज़ें समझ में आएगी ना, बराबर हो जाएगी बेटा 5.62 इंटू 10 रेज टू पावर -4 का स्क्वायर, और के आपके पास ये रही 1.51 इंटू 10 रेज टू पावर क्या, तो मैंने कहा दिस ब्रैकेट में आंसर करके स्क्वायर कर दिया, नीचे आ रहा है 1.51 10 रेज टू पावर -5 बेटा। बेटा मेरे पास आ रहा है 0.0209,
तो 0.0209 है ना, तो अगर मैं इसे 0.021 कर दूं तो हो जाएगा। आगे देखिए बेटा, डिफाइन बफर सॉल्यूशन, a solution which resists change in pH by addition of small amount of acid or alkali. I hope definition याद होगी आपको। A solution which resists change in pH by addition of small amount of acid or alkali. नेक्स्ट देखिएगा, अ बफर सॉल्यूशन कंटेनिंग अ मिक्सचर ऑफ इथेनोइक एसिड एंड सोडियम इथेनोएट, ठीक है, is prepared as follows. A solution of 600 centimeter cube of ethanoic acid is mixed with 400 centimeter cube of 0.125 मोल पर डीएम क्यूब, ठीक है। द बफर सॉल्यूशन हैज द पीएच दिस के ए दिया हुआ है। कैलकुलेट द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इन मोल पर डीएम क्यूब। पहले थोड़ा सा सवाल समझ लें, देखें बोल क्या रहा है। बोल ये रहा है कि आपके पास एक बफर सॉल्यूशन बना था जिसमें आपने 400 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्ट डाला है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन है 0.125, और आपने उसमें 600 सेंटीमीटर क्यूब क्या डाला आपने उसके अंदर, एसिड डाला। उसकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन आपको नहीं पता, निकालिए, ये पूछ रहा है। तो पहले तो सवाल समझ में आया आपको कि किस कॉन्सेंट्रेशन का वो था कि आपकी पीएच कितनी आई, 5.70। तो देखिए बेटा, आपको यहाँ V दिया हुआ है और C दिया हुआ है, तो हम इसके वो मोल्स निकाल लेते हैं जो इस पूरे बफर सॉल्यूशन के अंदर थे, सॉल्ट के थे, ठीक है। उसके बाद हम एसिड के मोल्स निकाल सकते हैं, ठीक है। वो मोल्स को अगर हम एक डीएम क्यूब में निकालें तो मोल्स पर डीएम क्यूब को क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रेशन। आई होप थोड़ा आइडिया आपको आया। नहीं आया तो सुनिए, देखें मैडम, मैं सबसे पहले सॉल्ट पे वर्किंग कर लेता हूँ। ये देखिए, मुझे सॉल्ट का वॉल्यूम दिया हुआ है 400 यानी 0.4 डीएम क्यूब। मुझे सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है 0.125, तो मैंने सबसे पहले मोल्स निकाल लिए सॉल्ट के, ठीक है। आपके सामने निकालता हूँ मोल्स। 0.4 इंटू 0.125, बेटा ये आ गया मेरे पास 0.05। ये आ गए वो मोल्स जो इस बफर सॉल्यूशन में किसके हैं बेटा, सॉल्ट के हैं, 0.05 मोल्स, ठीक है, इस पूरे बफर सॉल्यूशन में। तो आप यूं भी कह सकते हैं कि दिस दीज आर द मोल्स ऑफ द सॉल्ट विच यू हैव एडेड इन दैट बफर सॉल्यूशन। ओके, आगे चलते हैं बेटा, नेक्स्ट देखिएगा, स्टेप 2 देखते हैं। भाई पी एच इज इक्वल टू पी के ए प्लस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड, ठीक है, यही था। पीएच आपको दी हुई है, कितनी दी हुई है बेटा, 5.7 इज इक्वल टू, पी का मतलब होता है माइनस लॉग, के आपको दिया हुआ है 1.78 इंटू 10⁻⁻5 और प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड बेटा। तो पहले मैं ये पी के ए निकाल लूँ, माइनस लॉग, मुझे वैल्यू दी है 1.78। आप खुद से भी कीजिएगा, मैं आपको बार बार कहता हूँ कैलकुलेशन मेरे साथ साथ किया करें, ठीक है। ये आ गया 4.749, 4.749 आ गया, ठीक है। तो 5.7 इज इक्वल टू 4.7495, तो 75 कर देता हूँ,
और साथ में आ गया लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड। बेटा इसे वहां ले जाता हूं, तो 5.7 माइनस 4.75 इज इक्वल टू लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड। बेटा तो 5.7 ये आ गया मेरे पास 0.95, ठीक है, इज इक्वल टू लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड। लॉग को वहां ले जाता हूं, अब देखिए लॉग वहां ले गया तो ये हो जाएगा 10⁻⁴ इज इक्वल टू सॉल्ट अपॉन एसिड। तो 10⁻⁴ ये आ गया मेरे पास 8.91, ठीक है बेटा, मेरे पास आ गया 8.91 इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड। आप सोचें अगर मैं इस ए को इधर ले जाऊं तो इसको नीचे ले आऊं तो ये हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन 8.91। आखिरी बात, आप सोचें मोल्स ऑफ सॉल्ट मुझे पता है, तो अगर मैं मोल्स ऑफ एसिड निकाल लूं तो मैं निकाल सकता हूं बफर में, हाँ इसी फॉर्मूला से, बिल्कुल। क्यों? इसलिए कि सॉल्ट और एसिड दोनों के लिए उस बफर सॉल्यूशन का वॉल्यूम तो सेम होगा ना। तो जो मोल्स आपके सॉल्ट के डाले हैं और अगर आप एसिड के निकालेंगे तो वो भी उसी टोटल वॉल्यूम में आएंगे। तो मैं कैसे निकाल रहा हूँ यहाँ देखिएगा बेटा, मेरा लास्ट स्टेप देखिएगा, मैंने कहा दीज आर बेसिकली मोल्स, ठीक है, ये जो है आपके मोल्स होंगे, इनिशियल मोल्स जो आपने बफर सॉल्यूशन में डाले, फिर हम कॉन्सेंट्रेशन निकाल देंगे इनिशियल। आपके पास था 0.05, ये थे मोल्स पर 400 सेंटीमीटर क्यूब। नीचे आपके पास आ गया 8.91, 8.91। तो अगर मैं 0.05 डिवाइडेड बाय माय आंसर करता हूं तो ये मेरे पास आ रहा है 5.61 इंटू 10⁻⁻³ अब सुनिए पूरी बात, ये मेरे पास आ गए मोल्स कितने में, इन 600 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अगर ये मोल्स 400 में है तो मतलब ये मोल्स 600 में हुए। वो मुझसे पूछ रहा है पर डीएम क्यूब, तो मैंने कहा 5.61 इंटू 10⁻⁻³ मोल्स हैं 600 सेंटीमीटर क्यूब में। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पूछ रहा, निकाल लेते हैं मोल पर डीएम क्यूब में। डीएम क्यूब का मतलब हो गया 1000 सेंटीमीटर क्यूब में मोल्स पूछा है। तो मेरे पास जो भी आया मैंने मल्टीप्लाई किया 1000 से, डिवाइड किया 600 से, अब मेरे पास आ गया 9.35 इंटू 10⁻⁻³ ये आ गया मेरे पास 9.35 10⁻³ मोल पर डीएम क्यूब। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई, ठीक है। तो इसने आपसे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पूछी थी, किसकी बेटा, एसिड की। आगे बढ़ता हूँ, डी पे आता हूँ। अ फ्यूल सेल इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दैट कैन बी यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय using oxygen to oxidize fuel. Methanoic acid is being investigated in fuel. This we when the cell operates oxidized to carbon dioxide. ठीक है। द हाफ इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ कैथोड दी हुई है, ठीक है, ऑक्सीजन और मीथेनोइक एसिड का। इन दिस फ्यूल सेल द ओवरऑल सेल रिएक्शन इज द सेम एज द कंप्लीट कंबशन ऑफ HCO। तो ये हिंट है,
दिस इज हिंट कि तुमने कुछ सही किया है गड़बड़ की है, ये हिंट दे दिया आपको। उसके बाद बोल रहा है डिड्यूस द हाफ इक्वेशन फॉर एनोड, कैथोड की दे दी है और एनोड की इक्वेशन आपसे पूछ रहा है। तो अब देखें H2CO2, ये हो गया मीथेनोइक एसिड, ठीक है, H2CO2। अच्छा, अब मसला ये है कि ऑक्सीडेशन शो करनी है तो इलेक्ट्रॉन एरो के बाद शो करेंगे, दैट्स इट। अब मुझे एक बात बताएं, वो आपसे कह रहा है कि ओवरऑल इक्वेशन इसकी कंबशन होनी चाहिए। तो कंबशन का क्या मतलब होता है? H2CO2 को H2CO2 को ऑक्सीजन के साथ मिलाओ तो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो वाटर तो यहाँ पे ऑलरेडी है, इसका मतलब ये हुआ कि आप इसकी ऑक्सीडेशन से क्या बनाएंगे? कार्बन डाइऑक्साइड। एक बात हो गई। दूसरी बात सुनिए, अब आप चाहते हैं कि ओवरऑल इक्वेशन कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बने एंड में, तो बेटा इसका मतलब है आपको ये भी कैंसिल करने पड़ेंगे, H प्लस आइन और इलेक्ट्रॉन। तो बेटा चेक कर लें, यहाँ पे आपके पास दो हाइड्रोजन है, तो आपने यहाँ लिखा 2H प्लस आइन, तो दो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ने लूज किए होंगे, यहाँ पे आपने लिख दिया दो इलेक्ट्रॉन, दैट्स इट। अब जब आप इसकी ओवरऑल इक्वेशन बनाएंगे तो वो कंबशन वाली होनी चाहिए। अब मुझे शक है कि पता नहीं मैंने सही बनाया है नहीं, कोई बात नहीं, मैं क्या करूंगा, इन दोनों इक्वेशन को मर्ज कर लेता हूँ। अगर मैं इसे मल्टीप्लाई बाय 2 करता हूँ, लेट्स सपोज मल्टीप्लाई बाय 2, और से देखिएगा, मैंने इसे मल्टीप्लाई बाय 2 करके यहाँ लिखता हूँ आपके साथ। मैंने लिखा 2H2CO2 और 2CO2 और 4H प्लस और 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। लेट्स सपोज कोई बच्चा बोलता है कि सर मुझे समझ में नहीं आया, मैंने सही किया है नहीं, तो उसने हिंट दी है। वो कहता है ओवरऑल इक्वेशन वही होनी चाहिए जो कंबशन की होती है। तो अब देखिएगा, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल, H प्लस से H प्लस कैंसिल। अब जरा ओवरऑल इक्वेशन बनाए, क्या बन रही है देखें, 2H2CO2 प्लस O2 gives you 2CO2 2H2O। गौर से देखें बेटा, ये कंबशन इक्वेशन बन गई मीथेनोइक एसिड की। तो उसने आपको खुद से हिंट दे दिया कि आपकी इक्वेशन आपने सही बनाई भी है या नहीं बनाई, तो आप उसको आराम से देख सकते हैं बेटा। नेक्स्ट देखिएगा, कैलकुलेट द वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, ऑफ ऑक्सीजन व्हेन अ करंट ऑफ दिस फॉर 40 मिनट्स एज्यूम ऑल ऑपरेटेड रूम कंडीशंस, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन पूछ रहा है, तो ये वाली इक्वेशन यूज करेंगे, ये वाली, ठीक है। याद बस में भी इक्वेशन में सिर्फ याद रखना, दिस इज 4 फैराडे और दिस इज 1 मोल, दैट्स इट। तो 1 मोल ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने के लिए आपको 4 फैराडे चाहिए। बच्चों वाला सवाल, Q इज इक्वल टू I इंटू टी बेटा। तो Q बराबर हो जाएगा 3.75, टाइम आपको दिया हुआ है 40 मिनट्स में है, सेकंड में कन्वर्ट कर ले बेटा। 3.75 इंटू 40 इंटू 60 किया तो ये आ रहा है मेरे पास Q 9000, ठीक है, कूलम में आ गया। एक फैराडे बराबर होता है 96500 कूलम के, 9000 कूलम फैराडे के बराबर हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा दिस डिवाइड बाय 9569569, नहीं 965 बेटा, ये मेरे पास आ गया फैराडे। फैराडे आ गया मेरे पास 0.093932, ठीक है। ओके, ये फैराडे आ गया भाई। चार फैराडे से 1 मोल ऑक्सीजन आ रही है, ठीक है। तो 4 फैराडे से 24 DM³ ऑक्सीजन मिल रही है। 0.0932 फैराडे से वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन निकाल लो। तो आपने कहा दिस आंसर मल्टीप्लाई बाय 24 डिवाइडेड बाय 4, ये आ गया 0.55958 डेसीमीटर क्यूब। उसने मुझसे सेंटीमीटर क्यूब में पूछा है, मल्टीप्लाई बाय 1000 कर दे, ये आ गया मेरे पास
559.585 सेंटीमीटर क्यूब। अजीब सा लग रहा है, थोड़ा राउंड ऑफ कर दूं और 600 कर दो इसको। नहीं सॉरी सॉरी, 600 कैसे होगा, 559 है ना, तो ये हो जाएगा 560 सेंटीमीटर क्यूब। ये ज़रा अच्छा भी लग रहा है, खूबसूरत लग रहा है। आगे आ जाए बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जा। मीथाइल रेड ऑर्गेनिक, ठीक है। मीथाइल रेड कैन बी सिंथेसाइज्ड शोन ऑन दिस। स्टेप 1 है, ठीक है, ये थोड़ा छोटा करना पड़ेगा ताकि मैं देख लूँ। मीथाइल रेड कैन बी सिंथेसाइज्ड एज शोन इन फिगर 7.1। ओके, इससे पहले क्यू बनाया है, उसके बाद आर एस को मिला के अच्छा डाई एजो डाई बना दी है। हो गई बात पूरी, समझ में आ गई। अब देखो बेटा, चेक कर लो चेंजेस कहाँ आई हैं। ये रहा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, ये रहा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। अब आप देखें यहाँ NO2 था ना, और इसने क्या किया है, यहाँ पर NO2 की जगह ये वाला ग्रुप लग दिया। व्हाट इज दिस? डायाजोनियम। तो यानी आपने NO2 से क्या बनाया है, डायाजोनियम। अब सोचो NO2 से डायाजोनियम कब बनता है, कैसे बनता है। NO2 से पहले अमाइन बनता है NH2, और NH2 को HNO2 के साथ रिएक्ट करते हैं तो डायजोनियम बनता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सबसे पहले आपने क्यू बनाया है वो ये होगा, ठीक है। लुक एट हियर। अबे यार मैंने एक और चीज भी, ओके तो ये थोड़ा टेढ़ा हो गया ना, एक मिनट दोबारा बनाता हूँ मैं। ओके, यहाँ आ जाएगा COOH एज इट इज, यहाँ आ जाएगा NH2। क्यों? क्योंकि मैं इसे डायजोनियम में कन्वर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। एक छोटी सी बात को देख के मुझे पूरा रिएक्शन मैकेनिज्म समझ में आ गया कि किया क्या होगा उसने। ये ले बेटा, गेट हियर। अब आप इसे किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, COOH, और यहां ये बना दिया मैंने। अब ये वाला पार्ट यहां होगा डेफिनेटली। तो बेटा ये देखें, बार बार बना रहा हूं बड़ा। ये वाला पार्ट ये हो गया। अब देखिएगा बेटा, लुक एट हियर। बहुत आसान सवाल दिया हुआ है इन्होंने ये वाला। ऑर्गेनिक का पहला सवाल तो आसान है। एन, और एक इधर और इधर, ठीक है। दो कॉर्नर है, इसका मतलब है दो मिथाइल ग्रुप। अच्छा अब यहाँ पे आ जाए, ये कैसे बनता है। हाउ, स्टेप 1। तो आप लिखेंगे 10 प्लस कॉन्सनट्रेटेड HCl लें बेटा, और इसके साथ क्या करें आप, हीट कर दें इसको। स्टेप 2 के अंदर आपने क्या करना है बेटा, HNO2 लेना है, और टेम्परेचर को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 5 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 10 से नीचे रखना है। दैट्स इट। और स्टेप 3 के अंदर कुछ नहीं करना, सिर्फ टेम्परेचर का ख्याल रखना है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 5। पूरी बात समझ में आ गई, हुआ क्या है बेटा। देखें, नेक्स्ट देखते हैं क्या बोलता है। गिव द सिस्टमेटिक नेम ऑफ द पी। पी है क्या, किधर गया पी। अच्छा सबसे टॉप वाला, तो बेटा 2 नाइट्रोबेंजोइक एसिड। ये देखें, 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। तो 2 नाइट्रोबेंजोइक एसिड, ये हो जाएगा 2 नाइट्रोबेंजोइक एसिड बेटा। P कैन बी सिंथेसाइज एज शोन दिस। वो जो P है यानी 2 नाइट्रोबेंजोइक एसिड ऐसे भी बन सकता है। ओके, तो अब आप चेक करें हुआ क्या। नाइट्रो अपनी जगह है, सिर्फ मीथाइल को ऑक्सीडाइज कर दिया, तो साइड अल्काइल चेन
ऑक्सीडाइज हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। साइड अल्काइल चेन कैसे ऑक्सीडाइज होती है? आप एसिडिफाइड या अल्कलाइन के MnO4 के साथ रिफ्लक्स करते हैं, यानी आपने यहाँ पे H+ या OH- KMnO4 के साथ क्या लिखा होगा? रिफ्लक्स किया होगा। सजेस्ट रिएजेंट, अच्छा वही पूछ रहा, तो रीजन कंडीशन में आप लिख दें H+ KMnO4 के साथ रिफ्लक्स। आप अल्कलाइन भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आप एल्कलाइन लिखें, एसिडिक लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता। A student attempts to synthesize P by an alternative route, ठीक है, as shown in figure 7.3. Compound T is a major product. Compound T, ये T है, ओके। देन द P, यानी देखो P क्या बना था, ये देखो, जैसे अगर मैं इसको, पता नहीं मैं इसे कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ, यानी मेरा ख्याल है नहीं कर सकता, खैर चलो ठीक है, नज़र तो आ रहा है ना आपको। एक दफ़ा एक चीज़ समझा देता हूँ आपको मैं, ज़रा देखिएगा, पता नहीं अजीब सी बेंजीन रिंग बन रही है, आई एम सॉरी बट लेट्स सी। अच्छा अब देखें, यहाँ है COOH और यहाँ है NO2, ठीक है, ये है आपका P। वो कह रहा है कि ये जो T है ये मेजर प्रोडक्ट है, और ये जो बना है P ये मेजर प्रोडक्ट नहीं है, सही है। एक्सप्लेन वाई टी इज मेजर प्रोडक्ट। तो मुझे एक बात बताओ बेटा, आपको पता है ना ये कौन सा डायरेक्टर है? ये 3,5 डायरेक्टर है, मेटा डायरेक्टर, M डायरेक्टर। तो बेटा मेटा डायरेक्टर कहाँ भेजता है? 3 पे भेजता है ना। तो अगर ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है, 1 2 3, तो ये 3 पे भेजेगा। आप चेक करें P के अंदर 1 और 2, ये 2 पे भेजा हुआ है इसने, तो ये मेजर तो नहीं हुआ ना। तो COOH ग्रुप इज 3,5 डायरेक्टर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, 3, सो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग, तो वो डेफिनेटली 2 और 4 पे क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, सॉरी, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग जो होते हैं वो 3 और 5 पोजीशन पर से, पर जो है वो 2 4 6 पे, 2 4 6 डायरेक्टर, 2 4 6 डायरेक्टर 2 4 और 6 पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। जबकि 3 5 डायरेक्टर 2 4 6 पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज कर देते हैं। इसीलिए आपका जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो अटैक कहाँ कर सकता है? 3 और 5 पोजीशन पे। तो कुछ लोग इसको सिर्फ 3 डायरेक्टर भी कहते हैं, एक ही बात है, क्योंकि 3 और 5 पोजीशंस क्या होती हैं बेटा? सेम होती हैं, ठीक है। तो अब वो आपसे पूछ रहा है एक्सप्लेन, 1 मार्क का दिया हुआ है, हालांकि इसमें हम बहुत कुछ लिख सकते हैं, बट उसने 1 ही मार्क का दिया, तो हम छोटा शॉर्ट करके लिख लें। जो हमने बोला हम ये कह देते हैं कि COOH इज 3 5 डायरेक्टर and electron withdrawing, which decrease electron density over 2 4 6 positions। तो जब वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा और इलेक्ट्रोफाइल का अटैक नहीं हो पाएगा। तो मैंने आपसे कहा हम इसमें बहुत कुछ लिख सकते थे, लेकिन इसने हमें सिर्फ कंजूसी किए 1 मार्क का सवाल दिया है, बहुत बुरी बात है। S reacts in similar way to phenol in step 3. S react in similar way to phenol in step 3. Step 3 कहाँ है? ये रहा, ये रहा S, और स्टेप 3 कह रहा है बिल्कुल वैसे ही रिएक्ट करता है जैसे कि फिनोल रिएक्ट करता है, ठीक है। S के बारे में बता रहा है। उसके बाद ये बोल रहा है
Draw the structure of Q, R and S in the boxes. तो we have already done this. हम शुरू में बना चुके हैं. Suggest reagents and conditions for step 1 and step 2 in figure 7.1. Step 1 क्या था बेटा, भूल गया मैं. Step 1 क्या, ये रहा. तो reagent होंगे tin plus concentrated HCl और हीट कर दो. That's it. कंडीशन में आपने लिखा tin plus concentrated HCl और हीट. स्टेप 2 क्या था बेटा, HNO2 और टेम्परेचर का ख्याल रखना है. तो आपने लिखा HNO2 नाइट्रस एसिड और 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक बेटा. इसके अलावा अगर आप HNO2 नहीं लिखना चाहते तो आप HCl के साथ NaNO2 यानी सोडियम नाइट्राइट लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. आई होप बेटा मेरी डिस्कशन से आपको फ़ायदा हुआ. इंशाल्लाह एक लेक्चर और दूंगा इसका और हम इस वेरिएंट को ख़त्म कर देंगे इंशाल्लाह. ठीक है. थैंक यू सो मच बेटा, दुआओं में याद रखिएगा. नेक्स्ट टाइम फिर मुलाकात करूँगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा. अल्लाह हाफिज़.